आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इग्नू पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे हम। पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो आप एक बार मैच कर लीजिए, BPSC 131। ये पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है। जो बच्चे इग्नू से बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और उनके पास पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो उनका जो कोड है वो है BPSC 131। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं ये, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, आपकी पुस्तक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जिसका चैप्टर 1 है। आप मैच कर सकते हैं। चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर है, राजनीति क्या है। इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, पूरा कोर्स डिटेल से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अच्छे से कंप्लीट करेंगे पूरे कोर्स को, पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीति सिद्धांत का जो परिचय, जो पुस्तक है जो हमारी, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। ये ग्रुप आपको दो बेनिफिट देता है। एक तो ये, जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है वो यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर वेबसाइट पे हमारे नोट्स उपलब्ध है जो आप पढ़ सकते हैं। उनका लिंक हम प्रोवाइड करा देते हैं इस ग्रुप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजनीति क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा इस चैप्टर के अंदर। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में लोगों के साथ मिलजुल कर के रहता है। मिलजुल कर रहने में वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी उसे समाज के अंदर करना होता है। तो राजनीति क्या है? राजनीति सामाजिक गतिविधियों एवं समस्याओं को हल करने की कला और विज्ञान है। यानी सामाजिक गतिविधियां, यानी समूह के साथ जो गतिविधियां की जाती है और समूह के सामने जो समस्या आती है उसे किस प्रकार से सुलझाना है, किस प्रकार से उन गतिविधियों को अंजाम देना है, क्या नीतियों का निर्माण करना है, ये सभी क्या है? ये सभी राजनीति का पक्ष है। ये सभी राजनीति की एक धारा है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन जीता है। तो राजनीति का क्या काम है? सामाजिक गतिविधियों एवं सामाजिक समस्याओं को हल करना, यही इसकी कला है और यही विज्ञान है। यानी यही कला और विज्ञान राजनीति है जो हमें सामाजिक गतिविधियों और समस्याओं को हल करने की दिशा दिखाती है। ऐसी समस्याएं जिन्हें केवल सामूहिक यानी सभी के द्वारा मिलकर के, सामूहिक होता है जिसके अंदर सभी व्यक्ति यानी एक समाज के सभी व्यक्ति मिलकर के अपने प्रयासों से, मिलकर के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से इन समस्याओं को हल करते हैं। समस्याएं जो हैं उनको सामूहिक रूप से हल किया जाता है सभी के प्रयासों यानी सभी के साथ मिलकर के। यदि हम सामान्य भाषा में बात करें, अगर हम सामान्य भाषा की बात करें कि राजनीति क्या है, तो देखिए, सामान्य भाषा में राजनीति शासन व्यवस्था को चलाने, यानी शासन व्यवस्था को चलाने, शासन में पद प्राप्त करने, राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाने, कानून बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना एवं सभी के सहयोग के द्वारा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों एवं समस्याओं का समाधान करना ही राजनीति कहलाता है। यानी कि अगर हम सामान्य भाषा में बात करते हैं तो शासन करना, शासन में यानी कि जो शासन करने वाला जी सरकार है उसमें पद प्राप्त करना, राजनीतिक जो विचार है उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को कैसे अपने विचारों को, एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाना, कानून को बनाना, ये भी विरोधियों के विरुद्ध कैसी भावनाओं को रखना है, युद्ध किस प्रकार से किए जाते हैं, शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सभी काम किसके अंदर अंतर्गत आते हैं? राजनीति के अंतर्गत आते हैं। यानी राजनीति के द्वारा ही शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। मेनली हम बात करें तो शासन व्यवस्था को चलाना राजनीति के माध्यम से ही संपूर्ण हो पाता है। कुछ परिभाषाओं की बात करें, कुछ डेफिनेशन की बात करें तो मारंग येथू के अनुसार राजनीति जो है शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी जब हम शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं या जब कोई समूह शक्ति के लिए संघर्ष करता है शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो वो राजनीति है। वो क्या है? राजनीति है। RN के अनुसार राजनीति वह गतिविधि है जो राजनीतिक विवाद, समझौते, नीति निर्माण, शक्ति और सत्ता से संबंध रखती है। यानी कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, यानी राजनीति के अंदर जो कुछ भी होता है वो राजनीतिक विवाद हो सकते हैं, कुछ समझौते हो सकते हैं, नीतियों का निर्माण हो सकता है,
शक्ति हो सकती है और सत्ता हो सकती है, यानी पावर हो सकती है और सत्ता यानी शासन व्यवस्था हो सकती है। ये सभी चीज़ें राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। इस प्रकार राजनीति शासन तथा बुनियादी राजनीतिक संबंधों राज्य और नागरिक समाज के बीच, यानी कि ये जो शासन व्यवस्था है ये राज्य, नागरिक और समाज के बीच संबंधों को समझने का, यानी कि राज्य नागरिक तीन कॉर्नर है, राज्य नागरिक और समाज, इन तीनों के संबंधों को समझने का विज्ञान है, इन तीनों के संबंधों को समझने की कला है, और इन तीनों के बीच जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसे किस प्रकार से दूर करना है, यही राजनीति है, यही राजनीति का ज्ञान है, यही राजनीति की कला है, यही राजनीति का विज्ञान है। तो आप यहाँ परिभाषा से समझ सकते हो कि राजनीति का काम क्या है, नागरिक, राज्य और समाज, जो तीन पक्ष होते हैं, इन तीनों पक्षों की समस्याओं, इनके संबंधों, इनकी गतिविधियों, इन सभी का अध्ययन राजनीति के माध्यम से किया जाता है। अगर हम राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो देखिए, राजनीति जो विषय है और इसका जो क्षेत्र है उसको हम नाप नहीं सकते, ना ही उसके क्षेत्र को हम निर्धारित कर सकते हैं कि राजनीति का क्षेत्र कितना बड़ा है। कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। उसका मेजरमेंट करना, उसके क्षेत्रफल को मापना ये अत्यंत मुश्किल है। राजनीति अपनी विकसित अवस्था में है। कुछ विद्वानों ने कहा, कुछ विद्वानों के अनुसार राजनीति क्या है, वो कहते हैं कि राजनीति जो है वो राज्य और सरकार से संबंधित है। यानी कुछ विद्वानों ने कहा कि जो राजनीति है वो राज्य से संबंधित है या फिर सरकार से संबंधित, यानी ये दो ही पक्ष होते हैं राजनीति। तो कुछ ने कहा कि यह शक्ति के लिए संघर्ष से संबंधित है, कुछ ने कहा राजनीति सिर्फ शक्ति प्राप्त करने के लिए या शक्ति प्राप्त करने का एक रास्ता है, उन पहलुओं के अध्ययन वाला विषय है, यानी शक्ति प्राप्त कैसे की जाती है इसका अध्ययन किया जाता है राजनीति के अंदर। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति को राजनीतिक दलों के नेताओं की गतिविधियों से ही जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो राजनीति है वो केवल राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं, राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं, वो जो भी गतिविधि करते हैं वो सब कुछ क्या है, राजनीति है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसका क्षेत्र बताया, अलग अलग इसको समझाने की कोशिश करी, या अलग अलग उनके अनुसार राजनीति का क्षेत्र होता है वो उन्होंने बताया। कुछ ने कहा कि ये सरकार है, सत्ता है, कुछ ने कहा शक्ति प्राप्त करने का साधन है, शक्ति प्राप्त करने वाले विषयों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। कुछ ने कहा कि जो राजनीतिक दल नेता हैं जो इसमें वो जो गतिविधियां करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन वास्तव में हम बात करें, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो राजनीति एक सार्वभौमिक विषय है, यानी कि सार्वभौमिक विषय है, इसके अंतर्गत सब कुछ आता है। राजनीति न केवल राज्य सरकार का अध्ययन करती है बल्कि उससे जुड़ी सभी गतिविधियों और क्रियाकलापों का अध्ययन करती है। देखिए, राजनीति के अंदर सब कुछ आ जाता है, आर्थिक स्थिति भी आ जाती है, सामाजिक स्थिति भी आ जाती है, राजनीतिक स्थिति भी आ जाती है और सांस्कृतिक स्थिति भी आ जाती है, नैतिक स्थिति भी आ जाती है। इन सभी चीज़ों को राजनीति के अंदर देखा जाता है। ना केवल राज्य एवं सरकार की हम इसके अंदर बात करते हैं बल्कि शक्ति यानी पावर की बात भी इसके अंदर हम करते हैं, शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, इसकी बात भी हम करते हैं, सत्ता की बात भी हम करते हैं, और इससे संबंधित निर्धारित मूल्यों एवं साधनों, इन सभी का अध्ययन हम राजनीति के अंदर करते हैं। अगर राजनीति के क्षेत्र की बात की जाए तो हम सरकार और राज्य के साथ साथ शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, पावर, सत्ता किस प्रकार से चलती है, इनसे संबंधित, इनसे निर्धारित जो मूल्य हैं वो है, इनसे संबंधित जो साधन हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम राजनीति के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र को वो डिफाइन करता है। प्रसिद्ध यूनानी विचारक रहे हैं, प्रसिद्ध यूनानी विचारक अरस्तु, आप इन्हें कह सकते हो कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कह सकते हो आप इनको। इन्होंने कहा, इन्होंने एक सेंटेंस कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इनका कहना था सर्वप्रथम कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी तो मनुष्य है ही। इन्होंने सर्वप्रथम कहा कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी भी है, और जो राजनीतिक प्राणी है, जो स्वभाव है मनुष्य का, व्यक्ति के इसी स्वभाव ने राज्य को जन्म दिया, यानी राजनीतिक स्वभाव के साथ ही मनुष्य ने राज्य को जन्म दिया। राज्य की उत्पत्ति जो है मनुष्य के द्वारा की गई। अब राजनीति क्या है, इसी का प्रमुख अंग है, यानी राज्य का प्रमुख अंग क्या है, राजनीति है। और राज्य का निर्माण किसने किया,
मनुष्य ने किया, क्योंकि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य ने अपने सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से नियमित करने के लिए, यानी कि जो उसका सामाजिक जीवन है और सामाजिक जीवन जीने के समय जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें आती है, या सामाजिक जीवन को नियमित करने के लिए, एक नियम के थ्रू उस जीवन को चलाने के लिए उसने क्या करा, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करा, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया। अब राजनीतिक संस्थाओं का क्या काम था? राजनीतिक संस्थाओं ने जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के लिए कानून बनाती है, यानी कि जो राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया गया सामाजिक जीवन को निर्धारित करने के लिए, नियमित करने के लिए, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कानून बनाए। कानून किस लिए बनाए? लोगों के जीवन को नियमित करने के लिए, जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए, किन किन समस्याओं से समाज ग्रसित है, कैसे उनको दूर किया जाना है, कैसे आर्थिक स्थिति बेटर चले, कैसे सोशल जो गतिविधियां हैं वो ठीक चले, ये सभी चीज़ें किसने करा? ये सभी चीज़ें राजनीतिक संस्थाओं ने डिसाइड करी, जिसे हम सरकार के रूप में जानते हैं, जिसे हमने बाद में क्या नाम दिया? सरकार। सरकार कोई भी काम करता है, कौन करती है? सरकार करती है। कोई भी कानून बनाना है, कोई भी नियम बनाना है, तौर तरीके, किस प्रकार से एक व्यवस्था चलानी है, वो सब काम कौन करता है? सरकार करती है। और सरकार को जन्म किसने दिया? ये सरकार को जन्म दिया मनुष्य ने, प्राणियों ने। क्यों दिया? क्योंकि अपने सामाजिक जीवन को उन्हें नियमित रूप से चलाना था। उन्होंने जो है राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया, और राजनीतिक संस्थाओं से क्या बना? सरकार बनी। और सरकार का काम क्या था? सरकार का काम था राजनीतिक शक्ति का प्रयोग, वो राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के साथ शासन कैसे चलाना है, ये काम किसका था? सरकार का था। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार का मुख्य उद्देश्य था देश की रक्षा करना और समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कल्याणकारी कार्य करना, उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का प्रतिपादन करना, यानी कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाना, ये काम था सरकार का। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से राजनीति का क्या रोल रहा है, फिर समाज का क्या रोल रहा है, और किस प्रकार से राज्य का जन्म हुआ, और किस प्रकार से राज्य के बाद फिर राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया गया, और राजनीतिक संस्थाओं के बाद सरकार का निर्माण हुआ, और फिर सरकार ने कैसे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए शासन को चलाया, और इनका उद्देश्य क्या रहा? देश की रक्षा करना और समाज में रह रहे लोगों के लिए कल्याणकारी काम करना। तो यहाँ से आप राजनीति को समझ पाए होंगे। देखिए अरस्तु, प्लेटो, अगर हम बात करें विद्वानों की तो अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल तथा मार्क्स आदि विद्वानों ने अपने अपने राजनीतिक सिद्धांतों की रचना की। इन सभी ने अपने अपने राजनीतिक सिद्धांत किए। अरस्तु ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स, और इस पुस्तक को लिखने से पहले अरस्तु ने लगभग 158 यूनानी संविधानों का विवेचन एवं विश्लेषण किया था। यानी 158 यूनानी संविधानों को अरस्तु ने पहले पढ़ा, उनका विवेचन किया, उनका विश्लेषण किया, एनालाइज किया। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी पॉलिटिक्स, जिसके अंदर इन्होंने लिखा था कि जो प्राणी है वो एक जो मनुष्य है वो एक राजनीतिक प्राणी है, और मनुष्य के इसी स्वभाव ने राज्य को जन्म दिया। और राज्य को जन्म किस लिए दिया गया था? ताकि वो अपना सामाजिक जीवन नियमित रूप से चला सके। तो ये सब कुछ किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था सबसे पहले, और अरस्तु ने ही पॉलिटिक्स जो इनकी पुस्तक है इसमें ये सब कुछ बताया है। अगर हम बात करें शक्ति का, राजनीति का शक्ति से क्या संबंध है, पावर से क्या संबंध है, तो देखिए अगर हम शक्ति को देखें तो तीन प्रकार से जो है मनुष्य को शक्तियां प्राप्त होती है। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो तीन प्रकार से मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है। सत्ता, शक्ति, वैधता। राजनीति विज्ञान के मुख्य केंद्र बिंदु है। राज्य शक्ति पर निर्भर करता है। किसी देश की राजनीति कितनी शक्तिशाली और कमजोर है इसका अंदाजा इसकी शक्ति से लगाया जाता है। यानी कि सत्ता, शक्ति और वैधता, ये तीन चीज होते हैं, तीन कॉर्नर होते हैं जो कि केंद्र होते हैं, जिसका मतलब यानी कि जो केंद्र बिंदु है राजनीति विज्ञान के। और जो राज्य होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसको कितने पावर्स दिए गए हैं, और यही डिसाइड करता है कि आपकी राजनीति कितनी शक्तिशाली है या कितनी कमजोर है। इसका अंदाजा जो है वो इनकी शक्तियों से लगाया जा सकता है। इसलिए मारंगेथु ने कहा कि राजनीति को इसलिए मारंगेथु ने कहा राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष, इसलिए कहा था इन्होंने।
मैक्स वेबर ने राजनीतिक शक्ति को 3 तरीकों से बताया। मैक्स वेबर ने कहा देखिए 3 तरीके से राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त किया जाता है। इन्होंने कहा एक होता है पारंपरिक वर्चस्व। पारंपरिक वर्चस्व होता है जिसमें पारिवारिक रूप से आपको वर्चस्व प्राप्त हो जाता है। पितृसत्तात्मक कह सकते हो आप इसको, यानी कि पहले आपके दादाजी को सत्ता प्राप्त थी, फिर आपके पिताजी को सत्ता प्राप्त हुई, फिर आपको सत्ता प्राप्त हुई। और ये कब चलता था? ये राजतंत्र में ज़्यादा चलता था, जब राजतंत्र था ये तब ज़्यादा चलता था। तो पारंपरिक वर्चस्व के द्वारा आप सत्ता प्राप्त कर सकते हो, यानी कि सत्ता शक्ति व्यक्ति और उसके परिवार में परंपरागत रूप से होती है। जैसे ये नहीं आएगा यहाँ पे, होती है। जैसे इंग्लैंड के राजा तथा उनका परिवार, यानी कि पहले ग्रैंडफादर के हाथ में सत्ता थी, फादर के हाथ में सत्ता आई, फिर उसके बेटे यानी राजकुमार के हाथ में सत्ता आई। इस प्रकार से इंग्लैंड के अंदर प्रिंस जो था इस प्रकार से प्रिंस के द्वारा जो है सत्ता चलाई जाती थी। दूसरा होता है प्रभावशाली विलक्षण। प्रभावशाली विलक्षण क्षमता के अनुसार, और ये कब होता है? ये व्यक्ति में स्वयं आ जाता है। इस प्रकार की विलक्षण क्षमता होती है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, या लोग उससे खुद ही स्वयं जुड़ते चले जाते हैं, या लोग उसकी क्षमता को देखते हुए, उसकी जो उसकी जो सृजनात्मकता है उसको देखते हुए, उसकी जो लोगों के साथ वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, कैसे डील करता है, कैसे उसके अंदर नेता के जो गुण होते हैं उसको लोग खुद ही पहचान लेते हैं। इसे कहते हैं विलक्षण क्षमता, जिसको लोग स्वयं अपना नेता मानने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को लोगों ने स्वयं अपना नेता मानना स्टार्ट कर दिया था। उनको कोई पितृसत्तात्मक वर्चस्व नहीं मिला था, पितृसत्तात्मक सत्ता नहीं मिली थी। लोगों ने स्वयं ही उनको देख करके, स्वयं उनसे प्रभावित होकर के उनको अपना नेता मानना स्टार्ट कर दिया था। तो ये होती है कुछ अलग क्षमता, विलक्षण क्षमता अगर मनुष्य के अंदर है तो यहाँ से वो सत्ता या शक्ति प्राप्त कर सकता है। और तीसरा विधिक और तार्किक रूप से, जिसको कि आज विश्व के सभी लगभग राष्ट्र इसको अपनाते हैं। इसके अंदर एक विशेष व्यवस्था होती है जिसके तहत व्यक्ति को शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि चुनाव करवा के, ठीक है, इस प्रकार से एक तरीके से विधिक तार्किक तरीका, इसे आप कह सकते हैं तरीके के द्वारा, तरीके से चुनाव प्रणाली कह सकते हो, इसके द्वारा शासन व्यवस्था को देना, शक्ति देना व्यक्ति को। तो ये होता है जिसको आजकल सभी विश्व के जो राष्ट्र है वो अपनाते हैं। वही हम बात करें राजनीति के वर्तमान स्वरूप की, यानी वर्तमान की बात करें, यानी वर्तमान में राजनीति का क्या स्वरूप है। तो देखिए प्राचीन काल में क्या रहा था। प्राचीन काल में राजनीति जो थी वो सिर्फ राजमहल तक ही होती थी, यानी राजनीति सिर्फ राजमहल के अंदर ही सीमित थी। इसे केवल राजाओं का खेल समझा जाता था, क्योंकि राजतंत्र था। राजा के बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका बेटा ही सत्ता को संभालेगा। तो राजनीति क्या थी? सिर्फ राजमहल तक ही सीमित थी। आम जनता का राजमहल से कोई लेन देन नहीं था, राजनीति राजमहल की राजनीति से कोई लेन देन नहीं था, और ना ही ये सब कुछ था कि आम जनता कभी सत्ता हाथ में ले सकती है। किंतु आज क्या है? आज इसका स्वरूप बदल चुका है। अब राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया है? लोकतंत्र हो गया है। राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र में परिवर्तित हो चुकी है आज की राजनीति, जिसमें राज्य के सभी व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक आम जनता को, आम व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, और उनका वो स्वतंत्रता पूर्वक उन अपने अधिकारों का जो है प्रयोग करते हैं। राजनीतिक सत्ता शक्ति जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। यानी जो जनता है वो इसके अंदर मेन रोल निभाती है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, लोगों के द्वारा चुना गया जो तंत्र है वो है लोकतंत्र। तो जनता इसके अंदर मेन रोल निभाती है। जनता चुनती है अपने जनता अपने नेता को चुनती है। जनता जिसको अच्छी तरह समझती है उसको चुनती है, और उसके हाथ में ही राजनीतिक सत्ता और शक्ति आती है। तो इसके अंदर जो मेन रोल है वो जनता का है लोकतंत्र के अंदर। तो आज का जो वर्तमान स्वरूप है राजनीति का वो क्या है? लोकतंत्र है। और फिर जो ये राजनीति में आते हैं लोग, जो राजनीति सत्ता को संभालते हैं, ये प्रतिनिधि अपने कर्तव्य के लिए उत्तरदायी होते हैं जनता के सामने। यानी कि जो जनता इनको चुन करके लेकर आती है, और ये अपने कर्तव्य के लिए फिर जनता के सामने उत्तरदायी होते हैं। चुनाव प्रणाली के द्वारा जनता निश्चित समय पर नए नए प्रतिनिधि चुनती है। आपको पता है लोकतंत्र के अंदर चुनाव के द्वारा ही किसी व्यक्ति को चुना जाता है और फिर उसको
सत्ता प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। तो चुनाव प्रणाली के द्वारा चुनते हैं। चुनाव कब होता है कि निश्चित समय पर होता है, और निश्चित समय पर नए नए प्रतिनिधि जनता जो है उनको चुनती है। इस प्रकार राजनीति आज साधारण व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है राजनीति एक साधारण व्यक्ति के लिए। मार्शल व्रमन लिखते हैं, देखिए जब आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको जितना आप डेफिनेशंस देंगे, परिभाषाएं देंगे, उतना आपका आंसर अच्छा होगा। तो आप जरूर से जरूर यूज करें। मार्शल वर्मन लिखते हैं, भले ही आप चाहो या ना चाहो, भले ही आप राजनीति में रुचि लेते हो या ना लेते हो, किंतु राजनीति आप में रुचि अवश्य रखती है, क्योंकि लोकतंत्र है। भले ही आप ध्यान ना दे रहे हो कि आप राजनीति से संबंध नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है, इनका कहना ये था। और प्रत्येक व्यक्ति जो है अफेक्ट होता है राजनीति से। भले ही आप कहते हो कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन आप वोट डालने जाते हो, आप प्रतिनिधि को चुनते हो, तो आप राजनीति से घिरे हुए हो, आप राजनीति से बच नहीं सकते। तो राजनीति जो है वो आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, भले ही आप राजनीति में रुचि रखते हो या ना रखते हो। भारत में राजनीतिक परंपराएं जो है, अगर हम बात करें परंपराएं रही जो राजनीति की, वो किस प्रकार की है, तो देखिए भारत एशिया का वह देश रहा है जहाँ एक महान सभ्यता ने जन्म लिया है। भारतीय राजनीति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा। शुरुआत से ही धर्म अपने आप में एक महत्व रखने वाला स्थान रहा है भारतीय राजनीति के अंदर। प्राचीन काल में राजा महाराजा जो भी कार्यक्रम करते थे, राजा महाराजा जो भी काम करने जाते थे, वो पहले धर्म के अनुरूप चलते थे। धार्मिक वेद जो पुराण थे, उपनिषद थे, जो उनमें नियम लिखे हुए थे, जो उनमें पूजा पाठें जो लिखी हुई थी, उसके हिसाब से वो कार्यक्रम करते थे अपने प्राचीन काल में। और आज की राजनीति में भी ये सब कुछ दिखाई दे जाता है। यानी धर्म का जो है भारतीय राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं विशेष रोल रहा है। आज की राजनीति को भी देखें तो हम शुरुआत से ही परंपरा के रूप में आप मान सकते हो आपको, आप इसको। प्राचीन भारत वर्तमान भारत की तरह कई राज्यों में विभाजित था, जो विभिन्न क्षेत्रीय धर्म, भाषा और संस्कृति से प्रभावित थे। यानी प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो कई राज्यों में विभाजित हुआ करते थे, विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति से प्रभावित राज्य थे। भारतीय राजनीतिक के इतिहास में बौद्ध, जैन, मुस्लिमों आदि, यानी कि इन सभी के शासन का उल्लेख जो है वो भारतीय राजनीति के अंदर देखने को मिलता है। बौद्ध का भी मिलता है, जैन का भी मिलता है और मुस्लिम शासकों का भी मिलता है। लेकिन जो हिंदू राजनीतिक शासन थे वो इनसे भिन्न थे। तो ये भारत का राजनीतिक परंपराएं थी जिनको हमने डिटेल से स्टडी किया, जिसके अंदर हमें पता चला कि विभिन्न प्रकार के शासकों ने भारत पर राज किया और हिंदू शासकों से वो डिफरेंट थे। यानी जो उनके मूल थे, जो उनके सिद्धांत थे, वो हिंदू शासकों से अलग थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर राजनीतिक क्या है ये समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।